जय हिंद। क्लास 10th राजनीतिक, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सिविक्स बोलते हैं, कहीं कहीं पॉलिटिकल भी बोला जाता है, लेकिन असल में अभी आपको 10th में है तो सिविक्स ही बोलना है। क्लास 10th सिविक्स, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर हिंदी में राजनीतिक बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। हम लोग आज इस वीडियो में इस तरह से साइंस पढ़ेंगे कि आपको देखिए याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर को आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा सोशल जो है राजनीतिक पूरा फुल समझ में आ जाएगा। फुल नोट्स है 10वीं कक्षा का, चैप्टर नंबर 1। इस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम सत्ता के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम ये सत्ता की साझेदारी है कि नहीं। सत्ता का मतलब क्या होता है? ताकत यानी शक्ति, और साझेदारी मतलब होता है बंटवारा, यानी शक्ति का बंटवारा के बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरा फुल समझ में आ जाएगा, आपको रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सत्ता का मतलब हो गया शक्ति मतलब ताकत, और साझेदारी मतलब होता है बंटवारा, यानी शक्ति का बंटवारा। तो इस अध्याय में हम लोग सत्ता के बारे में बात करेंगे। सत्ता का अर्थ होता है शक्ति, सत्ता का क्या अर्थ होता है? शक्ति होता है कि नहीं। इसमें हम उस सत्ता के बारे में बात करेंगे जो सरकार के पास होती है। किसके बारे में? जो सरकार के पास शक्ति होता है, उस शक्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के अलग अलग समुदाय होती हैं। क्या होता है? समुदाय सबका क्या, सब देश का अलग अलग समुदाय होता है कि नहीं। अलग अलग समाज होता है कि नहीं। इस हर देश का नियम है कि सब हर देश का समुदाय अलग होता है, समाज अलग होता है कि नहीं। चलिए, साथ साथ इनके बीच अलग अलग धारणाएं होती है कि नहीं, जिससे इनकी समस्याएं और उलझने भी अनेक हैं। इन सभी उलझनों से बचने और सही से चलाने के लिए बहुत जरूरी है सत्ता का बंटवारा, है कि नहीं। इन सभी उलझनों से बचने और इसको सही से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है? सत्ता का बंटवारा का बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, यानी सत्ता की साझेदारी, यह लोकतंत्र का अंग भी है, अतः यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का अंग है ये सत्ता का साझेदारी, तो इसलिए इसको हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम इस अध्याय में निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। कौन कौन सा बिंदु है? सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, बेल्जियम की साझेदारी। किसके बारे में? बेल्जियम एक देश है कि नहीं, जो कि हम लोग का हरियाणा राज्य जो है उससे भी छोटा है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उस देश का क्या हुआ, साझेदारी कैसे हुआ, मतलब वहां ताकत का बंटवारा कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। श्रीलंका की साझेदारी और सत्ता की साझेदारी का रूप, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साझेदारी। जब एक देश के अंदर सभी नागरिक, एक देश के अंदर क्या होता है? सभी नागरिक मिलकर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार वो जनता अपनी शक्ति का आपस में क्या करता है? बंटवारा करते हैं। उसे हम लोग सत्ता का साझेदारी कहते हैं। उसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी। साझेदारी का मतलब समझ में आया? जब एक देश के अंदर क्या होता है? वो सभी नागरिक रहता है। नागरिक अब कैसा होता है? बहुत तरह का होता है कि नहीं। लेकिन सब कोई क्या मिलकर रहना चाहता है, और उसके लिए सरकार वो जनता क्या करता है? अपने शक्ति का आपस का क्या करता है? बंटवारा कर लेता है। जब उस शक्ति का बंटवारा करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि साझेदारी हुआ, है कि नहीं। अब जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम में साझेदारी। किसके बारे में? बेल्जियम में साझेदारी। बेल्जियम एक छोटा सा देश है कि नहीं। बेल्जियम क्या एक छोटा सा, जो किस में पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। ये इतना छोटा है कि भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है कि नहीं। हम लोग का भारत का एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य से भी क्या है? छोटा है। बहुत ही छोटा देश है, क्योंकि हम लोग का एक राज्य से छोटा है। समझ ही सकते हैं आप। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। आप बताइए, बेल्जियम की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी और लक्समबर्ग। आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा बेल्जियम का पड़ोसी देश का नाम बताएं, तब कहिएगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और क्या कहिएगा? लक्समबर्ग। चलिए, बेल्जियम की आबादी के बारे में बात करें तो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। कितनी है बेल्जियम की आबादी? मतलब बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? आपको क्वेश्चन पूछेगा बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 1 करोड़ से थोड़ी अधिक। बेल्जियम के आबादी में वहां लोगों द्वारा भाषा बोलने वाले के लोगों का प्रतिशत निम्न है। तो सबसे पहले देखिए, डच जो है 59% है कि नहीं, 59%।
उसके बाद क्या बोलता है, फ्रेंच जो है 40% एवं जर्मन जो है 1%। 1% आदमी भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, ये भाषा के आधार पर, यानी डच भाषा कितना परसेंट है, 59। फ्रेंच भाषा जो है फ्रांस फ्रांस का है, इस फ्रेंच भाषा बोलने वाला कितना है, 40, और जर्मन भाषा बोलने वाला 1%। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, याद रहे बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। की बनावट कुछ अलग है। अगर वहां के लोगों की बात करें तो डच 20, मतलब कहां पर, ये ब्रुसेल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रुसेल्स में क्या है, डच भाषी जो है 20% है। कौन सा भाषा, डच भाषा बोलने वाले की संख्या कितना है, 20%। ये कहाँ का है, ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने की संख्या कितना है, 59%। बेल्जियम का है ये, है कि नहीं। बेल्जियम में डच भाषी कितना है, 59% डच भाषी बोलता है, और 40% फ्रेंच, और 1% क्या बोलता है, जर्मन। लेकिन जर्मन का वही बात करें, जर्मन की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है, जर्मन की राजधानी। वहां वहां जो है डच भाषी की संख्या कितना है, 20%, और फ्रेंच भाषा का कितना है, 80%। अतः हम देख सकते हैं कि डच भाषी लोगों की बहुसंख्यता है कि नहीं। डच भाषा बोलने की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। और इससे क्या होता, इससे बंटवारा हो सकता था, क्या हो सकता था, बंटवारा दो अलग अलग देशों में, है कि नहीं। इससे क्या हो सकता था, दो अलग अलग देशों में बंटवारा हो सकता था, जो बहुत नुकसानदायक होता। जब कोई भी एक तो ऐसे छोटा सा देश है, अगर वो दो भाग में बांट जाएगा तो और भी क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बेल्जियम के नेताओं ने अपने संस्कृति और धार्मिक विविधता को देखते हुए, वहां का जो नेता था क्या किया, वहां का संस्कृति और धार्मिक विविधता को देखते हुए क्या किया, एक ऐसा संविधान बनाया जिससे सभी समुदाय को लाभ हो, है कि नहीं। वो लोग समुदाय संसार एक ऐसा संविधान बनाया जिससे क्या होगा, सबको लाभ हो और देश टूटने से बच सके, है कि नहीं। और किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। मतलब ऐसा नियम बनाना, संविधान बनाया जिससे किसी को भी नहीं लगे कि हम लोग अलग हैं, सबको अपने जैसा लगे, अपनेपन जैसा लगे, वैसा संविधान बनाया, है कि नहीं। अब सवाल आता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, है कि नहीं। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्या, आखिर क्या किया। तो संविधान में सबसे पहले लिखा गया कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, है कि नहीं। वहां ब्रुसेल्स में क्या हो रहा था, दो ही भाषा का तो आदमी रहता था, एक था डच और दूसरा था फ्रेंच। तो वहां क्या किया, जैसे मान लीजिए आप कोई अगर डच, कोई मान लीजिए ये डच भाषी की संख्या हुआ, ये डच वाला बोलने की संख्या, इधर हो गया फ्रेंच बोलने वाला। तो अगर सरकार वहां का कोई मान ले डच, यहाँ क्या था, डच बोलने वाले की संख्या ज्यादा था, मान लो डच का कम था, फ्रेंच का ज्यादा था, है कि नहीं। तो डच का कम था और फ्रेंच का क्या था, अधिक था। फ्रेंच कितना था, 80% था, और डच कितना था, 20%। कहां पर, ये ब्रुसेल्स का बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रुसेल्स में जो था डच कितना था, 20%, और फ्रेंच कितना था, 80%। अगर मान लीजिए ये यानी फ्रेंच वाला कोई नियम लगाता तो डच वाले को तकलीफ होता कि नहीं। और इससे क्या होता, तो वहां पर बेगानेपन लगता, है कि नहीं, और सबको एक नुकसान भी पहुंचता इससे, और हो सकता था कि देश टूट सके। तो वहां पर क्या किया कि डच और फ्रेंच दोनों भाषा के आधार पर वहां पर इसीलिए क्या किया, मंत्री की संख्या क्या कर दिया, बराबर रखा। जितना डच भाषी का मंत्री था उतना फ्रेंच भाषी मंत्री था। ऐसे तो देखिए लोकसभा में, जैसे हम लोग का लोकसभा है कि नहीं। तो लोकसभा में जो होता है, तो ऐसे कोई सरकार फैसला नहीं लेता है, वहां पर मंत्री में बैठक होता है, तो मंत्री क्या करता है, सुझाव रखता है, तब उसका प्रस्ताव होता है। तो दोनों जब जब वहां क्या हुआ, डच भाषी और फ्रेंच भाषी जो है, दोनों के मंत्री की संख्या समान हुआ। तो बताइए, जब कोई अगर मान लिया कोई फैसला लेगा, तो वहां पर ऐसा कोई फैसला होगा जो डच भाषी के लिए मान्य होगा और फ्रेंच के लिए नहीं। तो फ्रेंच वाला मना कर देगा, तो आधा इसका भी है आधा इसका भी है। तो जिधर बहुमत ज्यादा होगा सर, फैसला उधरी उधरी की तरफ होगा ना। तो वहां क्या होगा, ऐसा फैसला लिया जाएगा जो दोनों को मान्य हो। तो इसके लिए क्या होगा, वहां का जनता के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। कोई भी नियम तब लागू होता है जब सब सदस्य या दोनों समूह उसे मानते हैं। या पहले वही बात हम बोले, ऐसा कानून वहां बनाया गया जिससे क्या हो, दोनों का सरकार माने, है कि नहीं, यानी दोनों तरफ का मंत्री माने तभी। इससे कोई भी एक समूह या एक निर्णय नहीं ले सकता है कि नहीं, दोनों समूह मिलकर के ही निर्णय ले सकता है। केंद्र सरकार की बहुत सी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई, है कि नहीं।
केंद्र सरकार का जो शक्ति था, बहुत सारा शक्ति किसको मिल गया? राज्य सरकार को। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही, है कि नहीं? यानी ऐसा नहीं रहा कि राज्य सरकार कोई फैसला लेगा और उसके लिए केंद्र सरकार से सलाह ले, नहीं, वहां राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहा। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है कि नहीं? दोनों में क्या समान है, मतलब मंत्री की संख्या, प्रतिनिधित्व मतलब मंत्री जो है यानी जो वहां का चलाने वाला, दोनों की संख्या क्या है? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को चलाता है, तो प्रतिनिधित्व वहां जो नेता ही कोई फैसला करता है ना, मंत्री ही करता है ना, सरकार थोड़ी, सरकार अकेले कोई फैसला नहीं लेता है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व, यानी डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा काम हुआ था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा वहां एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है और वह है सामुदायिक सरकार, है कि नहीं? कहां पर, जल्दी बताइए हमको, कहां पर हुआ ये जो हुआ ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में क्या था, यानी इसके अलावा तीसरे प्रकार की भी सरकार वहां काम करती थी और उस सरकार का किस प्रकार का था? सामुदायिक सरकार था, है कि नहीं? इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग करते थे, है कि नहीं? एक ही भाषा बोलने वाले लोग इस सरकार का चुनाव करता था। किस सरकार का? तो सामुदायिक सरकार का। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? कौन करता है? तो सामुदायिक सरकार का चुनाव जो करता है एक ही तरह का भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, है कि नहीं? जिधर बहुमत ज्यादा होगा उसी प्रकार का सामुदायिक सरकार बनेगा। डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते, बेल्जियम का यह मॉडल कुछ जटिल है परंतु यह व्यवस्था बेहद सफल रही, है कि नहीं? ताकि बेल्जियम में क्या हुआ? झमेला नहीं हो, इसके लिए एक अच्छा ही ये लोग यहाँ का सरकार बहुत अच्छा नियम बनाया। लेकिन श्रीलंका में कुछ उल्टा हुआ था। अभी अब श्रीलंका के पड़ेगा तो देखिए बहुत वहां पर उलटफेर हुआ था। इससे मुल्क में गृह युद्ध की अक्षांशों के आशंकाओं पर रोक लगा दी, वरना बेल्जियम भाषा के आधार पर क्या कहते हैं? दो टुकड़ों में बट गया होता। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट जाता। लेकिन वहां का सरकार क्या किया? चालाकी से वहां क्या किया? भाषा के आधार पर दो अलग अलग तरह का मंत्री बनाया, मतलब मंत्री की संख्या समान रखा। ऐसा नहीं कि 10 तो अगर जो मान लो फ्रेंच की संख्या ज्यादा है तो फ्रेंच में 10 ले लिया और डच वाला ले लिया 8 या 7, तो क्या हो जाएगा? यानी फ्रेंच वाले की संख्या ज्यादा है तो फ्रेंच वाला फिर अपना मनमानी करने लगेगा। तो ऐसा नहीं रखा वहां पर। फ्रेंच जितना मंत्री अगर फ्रेंच भाषा का होगा उतना मंत्री किसका होगा? डच भाषा का, ताकि दोनों तरफ का जब कोई भी चीज रखा जाएगा, मत रखा जाएगा तो दोनों तरफ से क्या हो? सहमत हो, है कि नहीं? इसके बाद क्या हुआ? जब अनेक यूरोपीय देश ने मिलकर देश यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, है कि नहीं? ब्रुसेल्स को क्या बनाया गया? उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बनाया गया। चलिए अब हम लोग आगे आगे आते हैं श्रीलंका के साझेदारी। अब श्रीलंका में साझेदारी जो हुआ था यानी श्रीलंका में जो ताकत का बंटवारा, शक्ति का जो बंटवारा हुआ था वो किस प्रकार का हुआ था? अब देखिए यहाँ पर उस तरह का नहीं हुआ था। बेल्जियम में आप क्या पढ़े? दोनों तरह का बात रखा गया, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा सुंदर एकदम शांति से काम हो गया। लेकिन श्रीलंका का जस्ट उसका उल्टा यहाँ काम हुआ था। यहाँ का देखिए क्या क्या हुआ था, बहुत दंगा फसाद हुआ है। श्रीलंका में भी क्षेत्रीय विविधता थे परंतु वहां पर ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जैसा कि बेल्जियम में लिया गया, है कि नहीं? बढ़िया से समझिएगा, आप सिर्फ वीडियो को एकदम बेहतर समझिएगा। आपको आंसर क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो वहां पर क्या हुआ? तो क्या हुआ था सुनिए। अब 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, यानी कब? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या हो गया? आजाद हो गया। उस समय श्रीलंका की आबादी कितना थी? 2 करोड़। याद रखिएगा, श्रीलंका की जब श्रीलंका आजाद हुआ था उस समय उसकी आबादी कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़ में से आप देखिए 2 करोड़ में से क्या हुआ था? ईसाई की संख्या कितना था? 8%। ये दोनों भाषा बोलते थे। अब उसके बाद क्या? तमिल। तमिल जो था कितना था? 18% तमिल था। यहाँ पर कितना परसेंट? 18%। जो तमिल भाषा बोलता था, है कि नहीं? तमिल की संख्या कितना था? तो 18%। और वो क्या कौन भाषा बोलता था? तमिल बोलता था। इसमें था सिंहली। सिंहली की संख्या सबसे अधिक था, 74% था जो सिंहली भाषा बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? सिंहली की संख्या अधिक है और तमिल की भाषा संख्या कितना है? कम है, मतलब 18% है। तो ये तमिल वाला तमिल भाषा बोलता है और सिंहली वाला, सिंहली जो है वो कैसा भाषा बोलता था? सिंहली भाषा बोलता था। सिंहली यानी जाति के लोग क्या होता? सिंहली भाषा बोलते थे। लेकिन ईसाई की संख्या कितना था? 8%। ये क्या करता था? अगर ईसाई वाला सबसे बेस्ट काम करता था। ये लोग क्या करता था? अगर सिंहली वाला कोई आया तो सिंहली भाषा में बात करता था, अपने आप को सिंहली बोलता था
और जब तमिल का कोई आता था तो ये तमिल भाषा बोल के अपने आप को तमिल को, यानी दोनों से इसको बचाव था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या क्या बात हुआ था, ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये तमिल 18% में से ये 18% तमिल नहीं, आपको क्वेश्चन पूछेगा बताइए श्रीलंका में तमिल भाषी की प्रतिशत कितनी थी, तो तमिल भाषी बोलने वाले की संख्या कितना था, तो 18% तमिल था और सिंहली भाषा बोलने का 74, यानी 74% तमिल बोलता था। आपको ये चीज याद रखना है कि नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखिए, अब 18% तमिल में से, ये देखिए 18% तमिल तो था, लेकिन ये 18% तमिल में से 13% श्रीलंका ही था, है कि नहीं। यानी कुल तमिल का संख्या कितना था 18%, जिसमें से 13% श्रीलंका का तमिल था और जो बचा 5% वो कहाँ सा था, भारतीय था। यानी भारत के 5% तमिल कहाँ था, श्रीलंका में। क्योंकि श्रीलंका हम लोग का पड़ोसी देश पड़ता है भारत का, इसलिए बहुत सारे यानी तमिलनाडु के लोग जो है क्या होता है वहीं पर जाकर के निवास करते थे, है कि नहीं। तमिलनाडु का बगले में पड़ता है श्रीलंका, कुछ पड़ोसी पड़ता है कि नहीं। तो तमिलनाडु का बगले था, है कि नहीं। तो भारत का कितना परसेंट था तमिल, श्रीलंका में तो 5% भारतीय तमिल था और 13% श्रीलंकाई तमिल था। कहां पर, तो श्रीलंका में। भारतीय तमिल वे लोग थे जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए आए थे। किसमें, बागानों में काम करने के लिए आए थे। किस समय आए थे, तो औपनिवेशिक के शासन काल में। इससे हम कह सकते हैं कि सिंहली समुदाय की अधिकता थी। सिंहली की समुदाय की संख्या कितना था, अधिक था। अपनी कुछ चल गए, अपनी बहुसंख्यता को सरकार में बदलने के लिए कुछ ऐसे बदलाव किए जो तमिल समुदाय के लिए क्या हो गया, नुकसानदायक हो गया। यानी ऐसा नियम बनाया गया जिससे क्या होगा, बताइए क्या हुआ, जिससे तमिल यानी तमिल भाषी को क्या है, नुकसान पहुंचाने लगा। ऐसा नियम बनाया गया। जो इन्होंने फैसला लिया उसे हम बहुसंख्यवाद कहते हैं, है कि नहीं। कहां पर, तो श्रीलंका में। उन्होंने ऐसा क्या बदलाव किए जिससे उन्होंने अपने बहुसंख्यता जमा ली थी। अब देखिए उसमें क्या क्या हुआ था। 1956 में एक कानून पास किया गया और सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए वहां पर क्या हुआ, सिंहली भाषा को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था। क्या क्या 1956 में एक कानून पास किया और सिंहली भाषा को क्या कर दिया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। और क्या हुआ, तमिल को दरकिनार कर दिया गया। यानी ऐसा लगने लगा कि वहां पर कोई तमिल है ही नहीं हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तमिल होने का कोई मतलब ही नहीं। तमिल वाले को ऐसे समझने लगा कि यहाँ पर सिर्फ सिंहली है, तमिल से कोई मतलब ही नहीं है। तमिल वाले को यानी पूरा दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन वहीं पर देखिए आप बेल्जियम में क्या हुआ था, दोनों भाषा को समान दर्जा मिला। जितना डच यानी इसमें ब्रुसेल्स में क्या हुआ, 20% ही डच था। कितना परसेंट, 20। और 80% क्या था, ये फ्रेंच था। लेकिन 80% फ्रेंच जो था, लेकिन 20% क्या था, डच भाषी था। तो उसमें भेदभाव नहीं किया गया, दोनों प्रकार का बात रखा गया। तो इसलिए दोनों प्रकार का बराबर मंत्री रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर सिंहली की संख्या अधिक था तो क्या कर दिया, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। और तमिल को क्या, एकदम दरकिनार, मतलब कोई मतलब ही नहीं तमिल है कि नहीं है। और तमिल को नहीं, इससे इससे तमिल को बहुत नुकसान होती थी। जैसे हर सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालयों में जगह सिर्फ सिंहली समुदाय के लोगों को दी जाती थी, है कि नहीं। आपको नौकरी लेना है या जो भी चीज लेना है तो आपको क्या होना चाहिए, सिंहली भाषा आना चाहिए। यानी आप सिंहली समुदाय को पहले आपको मानना होगा, है कि नहीं, तभी आपको कोई सरकारी नौकरी मिलेगा या विश्वविद्यालय में आपको एक अच्छा पहुंच मिले, है कि नहीं, जल्दी एडमिशन हो जाएगा। ये सब कोई भी चीज ऐसा नियम नहीं था वहां कि जल्दी आपको एडमिशन हो पाए। तो एडमिशन होने के लिए आपको सिंहली भाषा को पहले लेता था, मिलता था, सीट बचता तो अभी तो नहीं मिलता था। कुछ समय बाद तमिल को ऐसा लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं, और हमें समान राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, है कि नहीं। वहां पर क्या होने लगा, वो लोग को लगने लगा कि हम लोग को राजनीतिक अधिकार जो है, जबकि अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए, तो हम लोग को अधिकार समान नहीं मिल रहा है कि नहीं। और उन्होंने विरोध किया जो कुछ साल बाद गृह युद्ध में बदल गया, है कि नहीं। कैसे, क्या करने लगा, विरोध करने लगा और बाद में क्या बदल गया, गृह युद्ध के रूप में बदल गया। इस गृह युद्ध में बहुत से लोग मारे गए
और बहुत सारे परिवार पर दबाव डाला गया कि वह देश छोड़ दें। बहुत सारा परिवार ऐसा था जिस पर दबाव डाला गया कि क्या, कि वो इस देश को छोड़ दे, है कि नहीं। किस भाषा वाले को, तमिल वाले को। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे तमिल समुदाय समाप्त हो गई और सिंहली समुदाय ने वहां राज किया, है कि नहीं। सिंहली समुदाय वाला क्या करने लगा, राज करने लगा। कहां पर, तो श्रीलंका में, है कि नहीं। इससे श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे हमें यह सीख मिलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उसकी क्या कहते हैं, हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता की ही संकट में पड़ सकती है कि नहीं। और बहुसंख्यवाद कायम हो सकता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या हो गया, जिधर संख्या अधिक, वो आपको कोई पूछेगा बहुसंख्यवाद क्या है, तो बहुसंख्यवाद वो नहीं होता है, ऐसा कानून व्यवस्था जिसमें अधिक आदमी है उधरे बात मान लेना, उधरे का सरकार हो जाना, उसी को हम लोग बहुसंख्यवाद कहते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इधर इंग्लिश बोलने वाले की संख्या ज्यादा है और इधर हिंदी बोलने वाले की संख्या कम है कि नहीं। तो आप क्या हो गया, इंग्लिश के आधार पर इस देश को क्या बना दिया, राष्ट्रभाषा घोषित किया। आपको इंग्लिश अगर नहीं बोलते तो आपको इस देश से निकाल दिया जाएगा या आपको इस देश में रहने के लिए आएगा। तो इस प्रकार का जो कोई कानून बनता है उसे हम लोग कहते हैं बहुसंख्यवाद, है कि नहीं। जिधर आबादी ज्यादा उधर का देश की ओर मुड़ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुसंख्यवाद। अब हम लोग पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा जहां सत्ता क्या है, शक्ति क्या होगा का समान रूप से बंटवारा हुआ, और श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा जहां सत्ता यानी शक्ति का समान रूप से बंटवारा नहीं किया गया, है कि नहीं। बेल्जियम में क्या हो गया, बेल्जियम में शक्ति का बंटवारा क्या हुआ, समान रूप से हुआ, लेकिन श्रीलंका में समान रूप से शक्ति का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि बहुसंख्यवाद को बढ़ावा दिया गया। यानी जिधर संख्या अधिक उधर का आदमी को क्या किया, बढ़ावा दिया गया, है कि नहीं। कहां पर, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था श्रीलंका में। इससे हमें मुख्य रूप से भारत में सत्ता के साझेदारी के रूप विषय में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग भारत में सत्ता के साझेदारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, भारत में सत्ता के साझेदारी बहुत ही, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक, मतलब लोगों द्वारा, लोग जो फैसला करते हैं वही होता है। तो भारत सबसे बड़ा, अगर कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो वो है भारत, है कि नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास लिखित संविधान भी है कि नहीं। और लोकतंत्र के कुछ आधारभूत नियम होते हैं, है कि नहीं। इसे पढ़ने से पहले हम उस आधारभूत नियमों के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। यानी हम लोग भारत के सत्ता के शायद भारत में सत्ता की साझेदारी पढ़ने से पहले सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब इसके जो यानी लोकतांत्रिक देश के जो क्या होता है, कुछ आधारभूत जो नियम होता है उस नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक पहले क्या बात बोलता है, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत। सबसे पहली जो है लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत जो है वो क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या बोलता है, यानी जनता ही क्या है, सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है ही नहीं कि नहीं। यानी इस पूरे का अधिकार सबसे ज्यादा, जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अधिक जो पावर जो होता है वो किसके पास होता है, जनता के पास होता है। पूरा अधिकार जनता के पास है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, है कि नहीं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज क्या कहता है, समाज के विभिन्न समूह और उनके विचार को उचित सम्मान दिया जाता है। सबका समान हिस्सा है कानून को बनाने में, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं है, यहाँ पर सबको समान अधिकार है, यानी सब बराबर है। ये थे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत। इसी वजह से भारत में शक्ति का में बंटवारा चार रूप ले चुकी है कि नहीं। भारत में जो है शक्ति का जो बंटवारा जो हुआ है ये चार रूप में हुआ है। कितने रूप में, चार रूप में, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग बात करें सत्ता का क्षैतिज वितरण। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारे होता है। इसे हम लोग क्षैतिज वितरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ही स्तर पर आधारित है। इसमें सबसे पहला जो आता है भारतीय सरकार, कौन आता है, भारतीय सरकार। इसे दो वर्गों में बांटा गया है, तीन वर्गों में। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने वर्गों में, तीन वर्गों में, या दो लिख दिया, तीन वर्गों में। पहला कौन है, विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका जो होता है ना, विधायिका ये क्या होता है, कानून का निर्माण करता है। क्या करता है ये,
कानून का निर्माण करता है, ये कोई भी कानून को बनाता है कि नहीं। विधायिका क्या होता है, ये कानून का निर्माण करता है। किसका? कानून का क्या करता है? निर्माण करता है कि नहीं। एक कानून को क्या करता है? निर्माण करता है। इसका कानून को बनाने में इसका अहम भूमिका होता है। ये वो अंग है जिसमें संसद और इसके सदस्य मिलकर कानून बनाते हैं, है कि नहीं। ये कौन सा अंग है? ये वो अंग है जिसमें कौन आता है? संसद और इसके सदस्य मिलकर क्या बनाता है? कोई कानून बनाता है। तो इसमें कौन कौन आएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन? तो लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में कानून बनता है कि नहीं। और राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा जो आएगा इसमें राष्ट्रपति भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, विधायिका में कौन कौन आ जाता है? तो ये क्या, सबसे पहली बात है कि ये कानून का निर्माण करता है। इसमें कौन कौन आएगा? तो एक इसमें लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है और राष्ट्रपति, ये तीनों आ जाता है। किसके अंदर? विधायिका के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते बात करते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्यपालिका जो होता है ये कानून को क्रियान्वित करता है। क्या करता है ये? क्रियान्वयन, यानी क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका क्या करता है? ये कानून का क्रियान्वित करता है। कानून को किस ढंग से संभालना है, किस ढंग से चलाना है, नहीं चलाना है, ये जो काम जो करेगा, इसका इस काम को कौन करेगा? इस काम को करने के लिए जो चाहिए वो होता है कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है? सबसे पहले बताइए, कानून का क्रियान्वित, इनको किस ढंग से चलाना है। तो कार्यपालिका सत्ता को संभालती है। इसके अंदर सभी मंत्री आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब हो गया जितने भी सरकारी अफसर है, डीएम, ये सब सारा चीज इसी में आ जाता है। किसमें? कार्यपालिका में। जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, यहाँ लिख भी दिए हम लोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यायपालिका में। तीसरा जो अंग है न्यायपालिका, ये काम कोर्ट का है। इसकी सबसे पहली बात तो समझिए, ये कानून का व्याख्या करता है। क्या करता है? कानून का व्याख्या, है कि नहीं। क्या क्या करता है? ये कानून का व्याख्या करता है कि नहीं। कोई कुछ करेगा तो उसको क्या दंड मिले, नहीं मिले, इसका जो काम है ये कानून का, न्यायपालिका का है कि नहीं। ये कानून का क्या करता है? व्याख्या। आपको कोई पूछेगा कानून का व्याख्या कौन है, तो आप कहिएगा न्यायपालिका में कानून का व्याख्या होता है। कानून का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? तो विधायिक, किस में होता है? विधायिका में होता है कि नहीं। कार्यपालिका में क्या होता है? कानून का क्रियान्वित होता है। कानून को किस ढंग से चलाना है वो क्या, कौन होता है? कार्यपालिका। तो प्रधानमंत्री किस पोस्ट किस में आएगा बताइए? तो कार्यपालिका में आएगा, है कि नहीं। राष्ट्रपति किस में आएगा? तो राष्ट्रपति जो आएगा वो विधायिका में आएगा, है कि नहीं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसमें? न्यायपालिका में। कौन कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है कि नहीं। ये तो ये था क्षैतिज वितरण। अब दूसरा आता है वो है ऊर्ध्वाधर वितरण। अब हम लोग दूसरा कौन पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है इसके तहत क्या, दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखिए ये ऊर्ध्वाधर वितरण जो है, इस वितरण में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर पर किया जाता है। कितने स्तर? विभिन्न स्तर पर। भारत के में सरकार के कितने स्तर है? 4 स्तर हैं। सबसे पहला है भारतीय सरकार, दूसरा है केंद्रीय सरकार, तीसरा राज्य सरकार और चौथा पंचायती सरकार। अब बताइए भारत में कितने प्रकार के सरकार होते हैं? भारत में 4 प्रकार के सरकार होते हैं। पहला भारतीय सरकार। भारतीय सरकार का मतलब कौन हो गया? जो राष्ट्रपति होता है उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय सरकार। तीसरा जो दूसरा जो होता है केंद्र सरकार, जो 2800 राज्य और केंद्र शासित से मिलकर के जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो होता है प्रधानमंत्री, है कि नहीं। इसमें कौन आ जाता है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार में होता है सीएम, जो चीफ मिनिस्टर होता है। पंचायत में तो जो पंचायत का सरकार यानी जो मुखिया होता है वो पंचायती सरकार कहलाता है। तो भारत के कितने प्रकार के सरकार होते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के सरकार होते हैं। पहला कौन होता है? भारतीय सरकार, जो क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। कौन होता है इसमें? राष्ट्रपति। दूसरा होता है केंद्र सरकार, जो पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री। और तीसरा होता है राज्य सरकार, यानी जो क्या होता है? एक राज्य का मालिक, यानी जो सीएम होता है। और चौथा होता है पंचायती सरकार, जो हम लोग का क्या होता है? मुखिया होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय सरकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारतीय सरकार। भारतीय सरकार के बारे में हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। चलिए, तो
भारतीय सरकार ये सबसे ऊपर होता है और यह तीनों संचालित करता है, ये तीनों को संचालित करने का काम करे। पंचायत को भी संभाल सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये तीनों से ऊपर होता है। कौन होता है? भारतीय सरकार। ये तीनों को इसका हेड जो होता है कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है कि नहीं? भारतीय सरकार का जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति और ये सबसे ऊपर होता है, इससे ऊपर कोई सरकार नहीं होता है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। ये तीनों को संचालित करता है, यानी तीनों अंग को ये चलाता है कि नहीं? दूसरा आता है केंद्र सरकार। ये 29 राज्य और अभी 29 नहीं, अभी 28 राज्य हो गए, याद रखिएगा। अभी 28 राज्य है भारत में। कितना राज्य है वर्तमान में? भी 28 राज्य है भारत में वर्तमान में। 28 राज्य और 8-9 केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं? को संचालित करता है। इसमें सारे केंद्र सरकार आते हैं। कितने? सभी केंद्र सरकार इसी में आ जाते हैं। जैसे अभी हम लोग का कौन है? पीएम, मतलब प्रधान। पीएम में कौन है? नरेंद्र मोदी। राज्य सरकार जैसे मुख्यमंत्री जो एक राज्य चुनता है कि नहीं? ये क्या? एक राज्य का मालिक होता है। अगला आ जाता है पंचायती सरकार। ये एक पंचायत को संचालित, मतलब एक पंचायत को चलाना कैसे है वो पंचायती सरकार डिसाइड करता है। जो एक पंचायत का क्या होता है? मालिक है कि नहीं? पंचायत का क्या होता है? मालिक। पंचायत का मालिक कौन होता है? तो मुखिया, उसको हम लोग बोलते हैं पंचायती सरकार, है कि नहीं? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं सत्ता का सामाजिक समूह में। तो लोकतंत्र में अलग अलग सामाजिक समूह रहते हैं, उनके बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर होता है। उनके बीच में एकता बनाए रखने में के लिए यह रूप बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में भी शक्ति का समान रूप से विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। इसका एक उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि सामुदायिक सरकार जो बेल्जियम में बनाया गया था। अब एक अंतिम है सत्ता का बंटवारा, वो है राजनीतिक पार्टियों के बीच। किसके बीच? राजनीतिक पार्टियों के बीच। तो राजनीतिक पार्टियों के बीच क्या होता? तो लोकतंत्र में चुनाव होता है। सबसे पहले चीज क्या है? लोकतंत्र में चुनाव। अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार यानी कैंडिडेट क्या करता है? खड़ा करते हैं, है कि नहीं? हर पार्टी का अपना अपना आदमी होता है, अलग अलग तरह का कैंडिडेट खड़ा होता है और हम उन्हें क्या करते हैं? चुनते हैं, है कि नहीं? चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, वो बदलता रहे लोगों के मांग के अनुसार, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सरकार एक ही प्रकार का सरकार रहेगा। सरकार क्या होता है? चुनाव के आधार पर बदलते रहता है कि नहीं? तो ये था, यहाँ तक के लिए नोट समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं अब सारे पॉइंट्स को हम बढ़िया से समझा दिए हैं, है कि नहीं? तो अगले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो होगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी शॉर्ट प्रश्न को हम लोग देख लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को, है कि नहीं? उस शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें लघु, अति लघु सारे प्रश्न यानी 2 नंबर या 5 नंबर सभी प्रश्न को ले लेंगे। फिर एक हम लोग और वीडियो लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? वो चौथा पार्ट में, फोर्थ पार्ट में होगा। यानी इस चैप्टर में टोटल 4th पार्ट होगा। सभी पार्ट को अगर आप देख लिए तो आपको इस चैप्टर से एक भी अगर क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर हम लास्ट समय में आपका इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। टेंशन नहीं लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, पूरे 100 में 100 लेके आइएगा, है कि नहीं? ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।